हमारे प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि कोरोना संकट की वजह से सभी शिक्षण संस्थाएं इस समय बंद हैं। लेकिन हम सबका प्रयास है कि आपकी शिक्षा प्रभावित ना होने पाए, इसीलिए ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। और उसी के संदर्भ में मैं आपका सामाजिक विज्ञान का अध्यापक आपको विषय से संबंधित पाठ्यक्रम के बारे में बता रहा हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान में 4 पार्ट हैं। उसमें से आज हम लोग पहले पार्ट इतिहास में भारत और समकालीन विश्व 2 का पहला पार्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें शुरू में जाननी ज़रूरी हैं। जैसे देखिए, लिखा हुआ है कि राष्ट्र क्या है। तो यहाँ पे जो परिभाषा दी गई उसमें ये कहा गया कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। मतलब जब लोगों में अपने राष्ट्र की प्रति लोगों का प्रेम जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ पे राष्ट्रवाद का उदय हो जाता है। फिर आता है राष्ट्र क्या है। तो इसके लिए अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा, समान लक्ष्य, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। एक राष्ट्र लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। अब अर्नेस्ट रेनर जो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि समान भाषा, नस्ल, धर्म, क्षेत्र, इसको लेके राष्ट्र बनता है। लेकिन जैसे उदाहरण के तौर पे हम आपको समझाना चाह रहे हैं, जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप कहते हैं, सबसे पहले जो आपका परिचय दिया जाता है उसमें आपको ये बताया जाता है कि आप भारत के रहने वाले हैं। तो भारत क्या है? एक राष्ट्र है, एक राज्य है जिससे आपकी पहचान बनती है। वहाँ पे आपको ना ही धर्म बताया जाता है, ना आपका धर्म बताया जाएगा, ना आप किस नस्ल के हैं इस बारे में बताया जाएगा, और ना ही आप किस भाषा से जुड़े हुए हैं, आपको ये चीज़ बताई जाएगी। फिर हम लोग आते हैं स्टेट जनरल क्या है। तो स्टेट जनरल के बारे में हम लोग जब फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने पढ़ा था और देखा था कि स्टेट जनरल 1789 के स्टेट जनरल एक आम सभा थी। जैसा कि हम लोगों ने उस समय देखा था जब फ्रांस अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो 1789 में स्टेट जनरल जो थी वो एक आम सभा थी जो क्षेत्र के फ्रांसीसी संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करती थी। और आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि जो होते थे वो इसी क्षेत्र से आते थे। बाद में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम नेशनल असेंबली कर दिया गया। फिर इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि वियना कांग्रेस क्या है। तो जो यूरोपीय देशों के राजदूतों का जो सम्मेलन था, जो 18 सितंबर 1814 से 14 जून 1815 वियना में आयोजित किया गया था, और ये 1815 में लागू किया गया, इसलिए इसे वियना कांग्रेस कहा गया। इसके बाद फिर आता है नेपोलियन के बारे में भी हम लोग जब फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने
नेपोलियन के बारे में विस्तार से पढ़ा था। यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट देना ज़रूरी है। नेपोलियन एक महान सम्राट था जिसे ने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया था। अपनी योग्यता के बल पर नेपोलियन ने 24 वर्ष की आयु में ही वह फ्रांस का सेनापति बन गया। सेनापति बनने के बाद उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल की। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वह फ्रांस का शासक बन गया। फिर इसके बाद आता है उदारवाद। ये एक शब्द है जिसको आपको समझना ज़रूरी है। उदारवाद एक लातीनी भाषा का शब्द है और इसका जो अर्थ निकलता है वह है आज़ादी से। उदारवादी लोग जो थे ये लोग ये मानते थे कि हमको आज़ादी जल्दी से मिल जाए। एक दूसरा वर्ग था जिनको रूढ़िवादी कहा जाता था, और रूढ़वादी लोग जो थे वो जो पुरानी परंपराएं थीं या जो पुरानी संस्थाएं थीं उनके रीति रिवाजों को वो लोग मानते थे, और ये लोग ये चाहते थे कि विकास जो हो वो धीरे धीरे हो। इसके बाद अगला शब्द आता है नारीवाद। नारीवाद का मतलब था कि स्त्री पुरुषों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकार और हितों का बोध नारीवाद कहलाता है। मतलब जो पुरुषों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक अधिकार दिए गए थे वही अधिकार महिलाओं को भी मिलना चाहिए। फिर आता है विचारधारा। एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनैतिक दृष्टिकोण इंगित करने वाले विचारों का समूह विचारधारा कहलाता है। अब यहाँ से हम लोग धीरे धीरे अपने पाठ की तरफ चलते हैं। यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत जो मानी जाती है वो फ्रांस से मानी जाती है, और यहीं से मुख्य बातें शुरू होती हैं। जब हम यूरोप के मैप को देखेंगे, किताब में आपको यूरोप का मैप देखना पड़ेगा। वियना कांग्रेस 1815 के बाद का यूरोप, मतलब जो सम्मेलन हुआ उसके बाद का यूरोप कैसा था। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 1789 में हुई। क्रांति की मुख्य मांग थी कि राजतंत्र को समाप्त करके प्रजातंत्र स्थापित किया जाए। ऐसी मांग लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि राजा के द्वारा कर बढ़ा दिया जा रहा था। सामूहिक पहचान बनाने के लिए कदम। सामूहिक पहचान बनाने का मतलब था कि जैसे आप कहीं किसी दूसरे राष्ट्र में या कहीं दूसरे राज्य में आप जब जाते हो तो आपको अपनी पहचान बनानी पड़ती है कि आप कहाँ के रहने वाले हो। तो आप जाओगे तो कहोगे कि हम भारत के रहने वाले हैं, तो ये आपकी पहचान थी। प्रत्येक राज्य से एक स्टेट जनरल चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू कर दी गई जिससे सबको समान कानून का अनुभव हो सके। ऐसा इसलिए किया गया कि फ्रांसीसी क्रांति में तेजी आ जाए। इसी के साथ में आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया और भार तथा माप की एक समान व्यवस्था लागू की गई। इसका मतलब ये था कि जैसे
एक जगह से दूसरे जगह अपना सामान आपको लेके जाना होता था तो उसका भार वही होता था। जैसे मान लीजिए आपके क्षेत्र में उसका वज़न 1 किलो है तो दूसरे क्षेत्र में भी जाने पर उसका वज़न 1 किलो ही माना जाएगा। इसी तरीके से फिर स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा भी इसका समर्थन किया गया और एक क्लब का गठन किया गया जिसको जैकोबिन क्लब के नाम से जाना गया। फ्रांस की आर्मी ने भी इसका समर्थन किया और उन्होंने विदेशों में जाके अपनी राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ाने का लोगों ने प्रयास किया। और ये सब चीज़ें हमको फ्रांस की क्रांति से दिखने लगी। इसके बाद नेपोलियन ने क्या किया, जब नेपोलियन ने शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटा के राजतंत्र को स्थापित कर दिया। लेकिन लोगों की मांग थी प्रजातंत्र की और नेपोलियन ने प्रजातंत्र को हटा के राजतंत्र को स्थापित कर दिया। क्योंकि इसके पहले नेपोलियन जो काम करता हुआ आ रहा था उसको लोग सही मान रहे थे। नेपोलियन ने सबसे पहले नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता लागू की जो 1804 में लागू किया गया। इसमें कानून के समक्ष सबको बराबर रखा गया, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। मतलब आपके पास जितनी भी संपत्ति है उसको आप रख सकते हैं। भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क से लोगों को मुक्ति दिला दी गई। ये मुक्ति उन लोगों को किसने दिलाई? ये मुक्ति नेपोलियन के द्वारा दिलाई गई। फिर आता है जागीरदारी। इसके तहत किसानों, जमींदारों और उद्योगपतियों द्वारा तैयार सामान का कुछ हिस्सा कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि नेपोलियन के समय में व्यापार बहुत तेज़ी से होने लगा। राष्ट्रवादी विचार को बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और कर को बढ़ाना और जबरन भर्ती जैसे अनेक कानून व्यवस्था स्थापित कर दिए, जिससे अब लोगों को यह लगने लगा कि नेपोलियन क्रूर हो गया और वह हमारे लिए खतरनाक हो गया है। और यहाँ से नेपोलियन का पतन प्रारंभ हो गया। 1815 के वाटरलू के युद्ध में ब्रिटेन और अन्य राष्ट्र की सेनाओं ने उसे इस युद्ध में परास्त कर दिया।